Hello friends, welcome to my YouTube channel. Today we shall be discussing about nationalism in India, which is the second chapter of history. This will come in the second term examination. तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग इसमें यहाँ पर ये देखना चाहेंगे या हम लोग स्टडी ये करेंगे कि नेशनलिज्म इन इंडिया वो कैसे आगे बढ़ा, कैसे ओरिजिनेट हुआ और उसने हमारी फ्रीडम स्ट्रगल को कैसे चेंज किया. तो वी विल स्टार्ट विद द वर्ड नेशनलिज्म. व्हाट इज नेशनलिज्म? नेशनलिज्म को हम लोग पेट्रियोटिज्म भी कह सकते हैं कि हम अपने कंट्री के लिए कितने लॉयल हैं, हम अपने कंट्री के लिए कितना केयर करते हैं, इस तरह. और इस पर्टिकुलर फीलिंग नेशनलिज्म ने इंडिया में क्या सेंटिमेंट्स जनरेट किए, ये किस तरह से ये आगे बढ़ा. तो ये आपके स्टडी जो है ये स्टार्ट होती है 1915 जनवरी से. 1915 जनवरी में क्या हुआ था? गांधी जी एक सक्सेसफुल मूवमेंट साउथ अफ्रीका में फिनिश करने के बाद इंडिया आते हैं. जनवरी 1915 में उनके इंडिया आने के बाद ये सारा का सारा स्टडी स्टार्ट होता है. आने के बाद यहां पर उनको बताया जाता है, उनके गुरु जो थे गोखले जी ने उनको कहा कि अगर आप हिंदुस्तान के लोगों के लिए, इंडिया के लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं तो भारत के गांव गांव में जाइए और वहां देखिए कि क्या है जमीनी हकीकत, उन लोगों को क्या रिक्वायरमेंट है, व्हाट द पीपल ऑफ द कंट्री वांट्स, उनकी क्या प्रॉब्लम्स है. तो गांधी जी ने पहले लगभग 2 साल सिर्फ इंडिया में टूर किया. जितना पॉसिबल हो सकता था वो वहां गए और उन्होंने वहां जाकर के लोगों की ज़रूरतों को समझा, उनकी मजबूरियों को समझा, क्या क्या उनके साथ प्रॉब्लम्स हैं उनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करी. इसी टाइम पीरियड में जब गांधी जी पूरे इंडिया को विजिट कर रहे थे, टूर कर रहे थे, तो इस दौरान और भी बहुत सारे इवेंट्स हो रहे थे. जैसे इकोनॉमिक क्राइसिस था इंडिया में. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लगा रखा था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, इतना पैसा को डाइवर्ट किया गया था, फंड सारे वहां जा रहे थे कि इंडिया का जो रूरल स्ट्रक्चर है, इंडिया का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कोलैप्स कर रहा था. जैसा कि हम सब जानते हैं कि इंडस्ट्रीज तो इंडिया में पहले ही नहीं थी, पर इस दौरान जो था भी वो भी खत्म हो गया. हम लोग धीरे धीरे इंपोर्ट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होने लगे थे. अब वो डिपेंडेंट जब हम हो रहे थे तो जैसा हमने देखा कि हमारा फॉरेन एक्सचेंज वहां जा रहा था. तो गांधी जी का एक रोल इसमें आगे आता है, पूरे कंट्री को यूनाइट करने के लिए और उनके अगेंस्ट में जाने के लिए. तो गांधी जी ने 1917 जनवरी 1917 में सबसे पहला अपना एक्सपीडिशन स्टार्ट किया. वो था चंपारण में. चंपारण में क्या करने गए थे गांधी जी? वहां पर इंडिगो प्लांटर्स के लिए. चंपारण में ब्रिटिशर्स किसानों से ज़बरदस्ती नील की खेती करवा रहे थे और जहाँ पर भी नील की खेती होती थी वहाँ की ज़मीन धीरे धीरे बैरन हो जाती थी. 2-3 बार अगर आप वहाँ पे खेती करेंगे तो उसके बाद फिर वो न्यूट्रिएंट्स सारे ख़त्म हो जाते थे और वो ज़मीन जो थी वो अनकल्टिवेबल हो जाती थी, बैरन बन जाती थी. किसान तैयार नहीं थे, अंग्रेज़ ज़बरदस्ती करवा रहे थे बिकॉज उन वहाँ से इंडिगो की ज़रूरतें थी. इंडिगो उनको क्यों चाहिए था? बिकॉज वो इंडिगो ले जाके अपनी फैक्ट्रीज जो मैनचेस्टर में चल रही थी वहाँ पे देना था ताकि वहाँ डाइज बने और कपड़ों का प्रोडक्शन उसके लिए किया जा सके. तो गांधी जी ने सबसे पहला मूवमेंट यहाँ पे स्टार्ट किया कॉटन में. उसमें गांधी जी ने अपना सबसे पहला मूवमेंट स्टार्ट किया पीजेंट्स के लिए, इंडिगो के लिए. इसके बाद 1917 में ही गांधी जी खेड़ा गए. खेड़ा जाने के बाद उन्होंने वहां पर दोबारा पीजेंट्स के लिए एक सत्याग्रह किया. सत्याग्रह का यहां पर उद्देश्य क्या था कि फसलें खराब हो चुकी थी. फसल खराब होने की वजह से किसान अपना टैक्स टाइम पर नहीं दे पा रहे थे. तो गांधी जी ने उनके लिए जाके वहां पे एक और मूवमेंट स्टार्ट किया. एंड इन द ईयर 1918 गांधी जी अहमदाबाद चले गए जहां पे कॉटन मिल वर्कर्स थे. कॉटन मिल वर्कर्स, उनके साथ बहुत ज़्यादा काम करवाया जा रहा था और उनका पेमेंट कम था. तो बेटर वेजेस मिले और रिड्यूस्ड आवर ऑफ वर्किंग हो. तो गांधी जी ने ये 3 एक्सपेरिमेंट सबसे पहले किए थे. यहाँ पर एक पॉइंट ये भी होता है कि ये आइडिया ऑफ सत्याग्रह है क्या.
व्हाट इज सत्याग्रह? तो गांधी जी का ये मानना था, गांधी जी ने एक फिलोसफी दी थी कि अगर आपका कॉज ट्रू है, इफ द कॉज इज ट्रू, और आप उस सही कॉज को सही तरीके से अप्रोच करते हैं, देन वायलेंस अगेंस्ट द ऑपरेसर इज नॉट रिक्वायर्ड। एक ऐसा टाइम आएगा कि जो आपका ऑपरेसर है वो खुद रियलाइज करेगा कि आप बिल्कुल सच के रास्ते पर हैं, तो आप उसके साथ भी अपना काम कर सकते हैं। तो गांधी जी का मूवमेंट हमेशा से एक नॉन वायलेंट मूवमेंट रहा। इसके साथ ही गांधी जी ने एक एक करके अपने एक्सपेरिमेंट्स स्टार्ट करे, जैसा हमने देखा आपका कि वो चंपारण में स्टार्ट शुरू किया उन्होंने, फिर वो खेड़ा गए, खेड़ा के बाद वो अहमदाबाद गए, अलग अलग सोसाइटी के वर्कर्स के लिए, अलग अलग सोशल क्लासेस के लिए इन लोगों ने स्ट्रगल्स स्टार्ट। तो गांधी जी ने अपना सारा का सारा मूवमेंट यहाँ से स्टार्ट किया। इसी दौरान 1919 में आके कुछ चेंजेस स्टार्ट होने शुरू हुए। जैसा कि हमने देखा था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिशर्स ने टर्की में खलीफा, जो कि स्पिरिचुअल हेड थे मुस्लिम्स के, उनकी पावर्स को बहुत रिड्यूस कर दिया था, जिसके लिए मुस्लिम्स को ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड एक काफ़ी नाराज़गी भी थी इससे। और 1919 में ही बॉम्बे में एक खिलाफत कमेटी भी बनी थी इसी चीज़ के लिए, कॉज को टेकअप करने के लिए, जो कि यहाँ पर अपना एंगर उसके अगेंस्ट में दिखा सकते थे। उनका आइडिया यही था। ये खिलाफत कमेटी जो बनाई गई थी 1990 में, ये अली ब्रदर्स ने बनाई थी, मोहम्मद अली और शौकत अली ने। गांधी जी इस मूवमेंट के लीडर्स से मिले, उन्होंने उनसे बात करा, उनको बताया कि अगर ये कांग्रेस पार्टी और खिलाफत कमेटी मिल करके अगर इसमें लड़ेंगे तो एक ये नेशनल मूवमेंट बनेगा। नेशनल मूवमेंट बनेगा तो हम ज़्यादा स्ट्रांगली अपोज कर सकते हैं, हाँ नंबर्स ज़्यादा रहेंगे, ब्रिटिश गवर्नमेंट फोर्स हो जाएगी हमसे बात करने के लिए, उनकी मजबूरी होगी हमसे बात करना। अब एक चैलेंज ये आ रहा था कि कांग्रेस पार्टी को भी ये समझाना था। तो गांधी जी ने 1920 के सितंबर सेशन में, जो कि कोलकाता में हुआ, वहां पर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की एक आइडिया रखा, एक प्रपोजल दिया कि कांग्रेस इसको समझे और ये डिसाइड करे कि हमें इसको टेकअप करना है कि नहीं। इसके बाद सितंबर 1920 के बाद कांग्रेस ने इसके ऊपर डेलिब्रेशन से स्टार्ट करी, और फाइनली दिसंबर 1920 में एक और सेशन हुआ नागपुर में, जहां पर कि कांग्रेस ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को एडॉप्ट कर लिया। अब हम आते हैं इस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की। ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट आखिरकार था क्या? देखिए, इस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में क्या था कि जितने भी वर्कर्स थे उनको गवर्नमेंट के साथ किसी भी तरह का कोई कोऑपरेशन नहीं करना था, बिकॉज गांधी जी वॉज ऑफ द ओपिनियन कि इंग्लिशमैन बहुत ज़्यादा नहीं है इंडिया के अंदर, लेकिन फिर भी वो एक मास मेजॉरिटी के ऊपर राज कर रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान के ऊपर राज कर रहे हैं। क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि हम लोग ही उनको कोऑपरेट कर रहे हैं। गांधी जी ने 1909 में एक बुक लिखी थी, हिंद स्वराज, उसमें उन्होंने बहुत क्लियरली लिखा है कि अगर हिंदुस्तान के लोग उनको सपोर्ट नहीं करते, भारतवासी उनको सपोर्ट नहीं करते, तो वो हम पर कभी भी राज नहीं कर पाते। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि इनको इस हद तक परेशान कर दो नॉन कोऑपरेट करके कि वो हमसे पीछे हट जाएं, खुद ही हमको छोड़ दें। तो उनके कॉल पर बहुत लोग सामने आए, सोसाइटी के हर स्ट्रेटा के लोग थे, हर रिलीजन के लोग थे, इधर खिलाफत मूवमेंट भी चल रहा था। तो ये दोनों मूवमेंट्स जनवरी 1921 को स्टार्ट हो गए, और दोनों के दोनों मूवमेंट एक साथ चले। इसमें लोगों ने अपनी जॉब्स को छोड़ा, लोगों ने, स्टूडेंट्स ने स्कूल में जाना बंद कर दिया, टीचर्स ने क्लासेस लेनी बंद कर दी, लॉयर्स ने कोर्ट्स को बॉयकॉट किया, लोगों ने विदेशी कपड़ों की होली भी जलाई। और 1921 से 1922 तक हमने देखा कि जो इंपोर्ट ऑफ क्लॉथ्स थे वो 102 करोड़ से गिर करके 1921 में 102 करोड़ थे, जो कि 1922 तक आते आते सिर्फ 57 करोड़ ही रह गए। तो ये सब कैसे हो रहा था? क्योंकि बाहर से आने वाली चीजें अब नहीं आ रही हैं। इससे क्या हुआ? बूस्ट मिला हमारी इंडियन इकोनॉमी को, जो इंडियन इंडस्ट्रीज थे। इंडिया में होम ग्रोन जो कॉटन था और जो हमारे अपने कपड़े थे, खादी थे,
इनको बूस्ट मिला, लोगों ने इसकी तरफ अपना रुझान किया. द पीपल वर नाउ परचेजिंग द खादी आइटम्स. इधर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमने देखा कि लोग धीरे धीरे, क्योंकि अब उनकी इनकम कम हो रही थी, बिकॉज वो लोग ऑफिस नहीं जा रहे थे, हर तरह से नॉन कॉपरेशन कर रहे थे, लॉयर्स अपना कोर्ट में नहीं जा रहे हैं, तो इनकम का लॉस भी था. प्लस फॉरेन गुड्स जो आ रहे थे, जो कि काफ़ी चीप थे, इकोनॉमिकल थे, बहुत अच्छी क्वालिटी के भी थे, वो उनके ना आने की वजह से प्रेशर खादी पे ऊपर आ गया था. और खादी थोड़ा एक्सपेंसिव भी था, प्रोडक्शन भी इतना वास्ट नहीं था, क्योंकि वो मशीन्स पर नहीं बन रहा था, वो चरखे पे बन रहा था, हाथ से बना रहे थे. तो ये सब देखने के वजह से हमने एक चीज़ देखा था, इंडियन में नोट हुआ था कि इंडियन इंस्टीट्यूशंस वर नॉट एबल टू फुलफिल द गैप विच वॉज क्रिएटेड बाय द ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस. इसकी वजह से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट धीरे धीरे डिक्लाइन कर रहा था. तो ये अभी मैं इस टॉपिक को यहीं रोकता हूँ. मैं नेक्स्ट सेशन में आपके साथ फिर और फर्दर डिस्कस पिकअप करूँगा. सो टिल देन, wish you all the very best. Okay, bye bye.